हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई मैरिड माई फादर इन लॉ के इस पार्ट में मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तो आजू बाजू या फिर मेरी आवाज़ पे ध्यान ना देते हुए चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन स्टार्ट होता है। एक गुफा का सीन देखते हैं जिसके अंदर वेयू आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है और रोंगयून धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो सामने वेयू को देखता है जो कि कह रहा होता है, सौभाग्यवश मुझे कुछ सूखी चट्टानें मिली और मैं आग जला सका। वेयू एक शार्प पत्थर लेके खरगोश के गले को काट रहा होता है, जिसे देख के रोंगयून कहता है, आग शिकार और एक नुकीले तीर सीखो, तीर के घाव से निपटो। जी किंग्यू ऐसा कैसे कर सकता है? उसे जी किंग्यू में वेयू की झलक दिखाई देती है तो वो कहता है, वेयू क्या वो वेयू है? ये सोचते हुए बुदबुदाते हुए कहता है, ठंड लग रही है। वो सामने देखता है तो किंग्यू यानी कि वेयू किंग्यू के पैरों को अलग करते हुए कहता है, तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे ऐसा कुछ भी करना पड़े तो भी मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। ये कह के वेयू किंग्यू के उस पार्ट को शक करने लगता है, जिसकी वजह से रोंगयून मौन करते हुए अपने मन में कहता है, मेरे मन में ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार कैसे आया? किंग्यू वेयू कैसे हो सकता है? रोंगयून ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और किंग्यू के ऊपर अपना लिक्विड स्प्रेड कर देता है, पर अभी भी उसके बाल वाइट ही रहते हैं, जिसे देख के वेयू कहता है, उसका शरीर अभी भी गर्म नहीं हुआ है और बाल अभी तक वापस काले नहीं हुए हैं। क्या इस तरह से ये सब करना काम नहीं आया? वहीं रोंगयून के मन में चल रहा होता है, यदि यंग मास्टर वेयू का जन्म शांतिपूर्ण और समृद्ध युग में हुआ होता तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए था और बच्चे पैदा करने चाहिए थे और फिर उनके कई वंश होने चाहिए थे। आखिरकार वह किसी आदमी को कैसे पसंद कर सकते हैं? पर असली तो वेयू उसी के सामने बैठ के उसके बारे में चिंता करते हुए कह रहा होता है, या फिर ये बहुत लंबे समय से ये सब ना करने के कारण एक बार ये काफ़ी नहीं है। ये सब कह के वेयू रोंगयून के ऊपर बैठकर उसके उस पार्ट को अपने अंदर इंसर्ट करके इंटीमेट होने लगता है रोंगयून के साथ, और रोंगयून के दिमाग में अभी भी वेयू की बात चल रही होती है। दूसरे शब्दों में, वह अब भी मुझ पर कैसे दया कर सकता है जबकि मैंने उसके देश और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर इधर तो वेयू रोंगयून की चिंता करते हुए उसके बीमारी में उसको इलाज देते हुए उसके साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा है। मुझे एक गहरा और बहुत ही मजबूत प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए, लेकिन क्या वह वास्तव में जी किंग्यू है? जी परिवार का वह अफवाह वाला गोंगजी? ऐसा लगता है कि मुझे वापस जाकर पुनः जांच करनी होगी। हालांकि जो व्यक्ति मेरे सामने है, मैं धुंध के कारण उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, पर एकमात्र चीज़ है जिसके बारे में मैं निश्चित हो सकता हूँ, वह है मेरा मन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना कभी नहीं रह पाऊँगा। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है और कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से किंग्यू चौक के जाके कहता है, भौंकने की आवाज़। फिर वो रोंगयून का चेहरा पकड़ के उससे कहता है, रोंगयून क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं बाहर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। रोंगयून यहीं रुकना, याद रखो जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम कहीं भी मत जाना और कोई भी आवाज़ मत करना, ठीक है? यह कह के वेयू वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से रोंगयून धीरे से नहीं कहता है, उसे जाते हुए देख के कहता है, वहाँ मत जाओ, तुम खतरे में पड़ जाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, चौके वाले आदमी कह रहे होते हैं, ओह वो जंगल में चला गया है। वेयू थक के कहता है, ये अच्छा नहीं है, गंभीर चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं बहुत तेजी से भाग रहा था और शरीर फिर से असहज महसूस करने लगा। आखिरकार उनका असली मकसद क्या है? क्या उनका लक्ष्य मैं हूँ या रोंगयून? मैंने गुफा को शाखाओं से ढक दिया और लोगों को यहाँ ले आया। वे रोंगयून को खोजने में सक्षम नहीं होंगे।
लेकिन अगर वे मुझे ढूंढ रहे हैं। वेयू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से वो सभी चोगा पहने लोग कहते हैं, बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है जनरल वेयू। जिन लोगों को देख के वेयू चौंक के कहता है, तुम लोग। ये सीन यहीं कट होता है। फिर हम रोंगयुन को देखते हैं जिसके हाथ में एक तितली होती है। वो तितली कहीं पे उड़ के जाने लगती है तो रोंगयुन उसका पीछा करते हुए कहता है, वापस आओ, मत जाओ किंगयू। ये कहते हुए रोंगयुन अपनी आंखें खोलता है। उसके पास गार्डमैन बैठा हुआ होता है। वो कहता है, माय लॉर्ड, आखिरकार आप जाग गए। तो रोंगयुन कहता है, मैं कितने समय से कोमा में था और किंगयू का क्या हुआ। फिर गार्डमैन कहते हैं, आप 2 दिनों से कोमा में हैं। मुझे पता चला है कि यंग मास्टर जी को क्याओ और वे युवान के नौकर जियाओ यान ले गया है। मैंने वेश्यालय की जांच करने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन किसी को भी क्याओ के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये सब सुन के रोंगयुन कहता है, वे युवान की आग में जलने से मौत हो गई है। एक वेश्या और एक हिजड़ा एक साथ कैसे मिल सकते हैं। फिर वो सोचते हुए कहता है, शायद केवल जियांग लिन जो वे युवान के साथ रहा है वो जानता होगा। उसकी पहचान की जांच कैसी चल रही है। फिर गार्डमैन कहते हैं, एक सुराग मिला है। हमारे जासूसों को वेई गुआंगो के महल का पुराना नौकर मिल गया है। यह वह पत्र है जो उसने वापस भेजा था। रोंगयुन उस पत्र को लेके पढ़ते हुए कहता है, प्राचीन विष दर्द का एंटीडोट जियांगलिन को नहीं दिया गया है ना। ये सुन के गार्डमैन कहते हैं, नहीं, अभी तक तो यह मेरे पास है। ये सुन के रोंगयुन वहाँ से जाते हुए कहता है, हालांकि बारिश में खिलते हुए खुवनी के फूल। वैसे गाइस, खुवनी का फूल कौन सा है मुझे नहीं पता, आप लोगों का पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गार्डमैन रोंगयुन के पीछे जाते हुए कहते हैं, प्रिंस, ये मास्टर वो आ रहे हैं, क्या आप जाने से पहले अपने चोट पर एक नज़र डालना चाहेंगे। तो रोंगयुन कहता है, नहीं, मुझे उसे अवश्य देखना चाहिए जब तक मैं स्वयं पर नियंत्रण रख सकता हूँ। और जो पत्र रोंगयुन पढ़ रहा होता है वो नीचे गिरा हुआ था। उस पत्र में लिखा होता है, जियांगलिन वेई गुआंगो का नाजायज बेटा है। उस समय श्रीमती वेई ने इस खबर को दबाने की कोशिश की ताकि केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जान सकें। सीन शिफ्ट होता है, हम जियांगलिन को देखते हैं जो कि कहता है, मैंने सुना है कि रोंगयुन को एंटीडोट मिल गया है, तो फिर उसने मुझे यह क्यों नहीं दिया। क्या वेयू ने उसे बताया दिया। नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह उस तरीके का व्यक्ति नहीं है। डैम इट, मेरे शरीर में कीड़े फिर से मचलने लगे हैं। मैं शांत बैठ कर मौत का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे एंटीडोट पाने के लिए रोंगयुन को ढूंढना होगा। तभी वो सामने देखता है तो सामने से रोंगयुन चलते हुए आ रहा होता है और गार्डमैन के हाथों में एंटीडोट होता है, जिसे देख के जियांगलिन कहता है, बहुत बढ़िया, क्या वह मुझे एंटीडोट देने के लिए यहाँ आ रहा है। फिर जियांगलिन रोंगयुन को देख के कहता है, प्रिंस, ये क्या आपकी चोट अब ठीक है। तो रोंगयुन कहता है, क्याओ और जियाओ की ओरिजिन क्या है। ये सुन के जियांगलिन अपने मन में कहता है, क्याओ और जियाओ, क्या वे वेईयुवान के सबोर्डिनेट नहीं है। वह ये क्यों पूछ रहा है। फिर वो कहता है, वेईयुवान के सबोर्डिनेट से मेरा उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं है और मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये सुन के रोंगयुन गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, क्याओ और जियाओ कौन है। जियांगलिन डरते हुए कहता है, मैं सचमुच नहीं जानता। जब आपने मुझे तलवार से मारा था मैं लंबे समय तक कमरे में था। बाद में इसे वेईयुवान द्वारा रूपांतरित किया गया था। मेरा नाम वेयू है। यह सुन के रोंगयुन जियांगलिन के गले की ओर हाथ बढ़ा के उसका गला दबाते हुए कहता है, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन सकूं। वहीं वो अपने मन में कहता है, अब तक मेरे साथ वेयू होने का नाटक करना वास्तव में वेयू की रेपुटेशन को धूल में मिलाना है। यदि तुम वेयू के छोटे भाई नहीं होते तो
तुम मेरे हाथों 1000 बार से भी ज़्यादा बार मर चुके होते। वो ये सोचते हुए जियांगलिन का गला और जोर से दबाते हुए कहता है, मैं फिर से पूछता हूँ, उन दोनों लोगों की ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? जियांगलिन का गला घुट रहा होता है। वो मुश्किल से कह पाता है कि मुझे नहीं पता। रोंगयून जियांगलिन का गला दबाते हुए अपने मन में कहता है, वेल खैर, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और मैं वेयू का 10 जन्मों का ऋणी हूँ, तो क्यों ना मैं उसका एक और जन्म का ऋणी हो जाऊँ। जब तक मैं किंग्यू को ढूंढ ना लूँ, मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करूँगा, चाहे मुझे नर्क की 18 परतों में जाना पड़े या धुंध में गायब हो जाना पड़े। जब तक तभी पीछे से गार्ड मैंग कहते हैं, माय लॉर्ड, मास्टर वू यहाँ आ गए हैं। तो रोंगयून जियांगलिन का गला छोड़ के कहता है, आप इसे संभाल लें। और गार्ड मैंग हामी भरते हैं और वो जियांगलिन के करीब बैठ जाते हैं जहाँ पे जियांगलिन खांस रहा होता है। गार्ड मैंग उससे कहते हैं, यंग मास्टर जियांग, प्रिंस ये बीमार पड़ गए हैं और वह किसी को पहचान नहीं पा रहे। मैं आपको सलाह देता हूँ कि भविष्य में उसके सामने अतीत का जिक्र करने से बचे, यहाँ तक कि वेयू शब्द का भी जिक्र ना करना ही बेहतर होगा। यदि आप जियाओ और कियाओ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते तो ठीक है। ये सुन के जियांगलिन अपने मन में कहता है, अभी रोंगयून वास्तव में मुझे मारना चाहता था। गार्ड मैंग अपने हाथों में एंटीडोट पकड़े हुए थे। क्या वह मुझे धमकाना चाहता था? फिर वो गार्ड मैंग से कहता है, मुझे अचानक कुछ याद आया। जियाओ और कियाओ दोनों के पास एक ईगल का टैटू है। ये सुन के गार्ड मैंग अपने मन में कहते हैं, ईगल? फिर वो जियांगलिन को एंटीडोट दिखाते हुए कहते हैं, आह, मैं तो आपको एंटीडोट देना भूल गया, ये लीजिए। क्या आप अभी चल सकते हैं या फिर मैं आपको आपके कमरे में वापस ले जाऊं? गार्ड मैंग का ऐसा बिहेवियर देख के जियांगलिन अपने मन में कहता है, यह आदमी मुझे धमकाने के बाद इतनी मासूमियत से क्यों हंस रहा है। सीन शिफ्ट होता है। रोंगयून पूछता है, क्या काम हो गया? तो गार्ड मैंग कहते हैं, थोड़ा सा सुराग मिला है, जिसे समझने के बाद अंडरकवर जासूस उसका पीछा कर रहे हैं। प्रिंस, ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। जाहिर है आप जियांगलिन को मारना चाहते हैं, तो आपने मुझे ऐसा करने से क्यों रोका? तो रोंगयून कहता है, जियांगलिन ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। जियांगलिन की जीवन और मौत का फैसला उसे ही करना चाहिए, लेकिन याद रखें, उस लक्ष्य के आने से पहले जियांगलिन को बहुत अधिक आसानी से जीने ना दें। तभी रॉयल फिजिशियन वू लाओ रोंगयून की जांच करने के बाद कहते हैं, प्रिंस ये के शरीर पर लगे तीर के घाव का बहुत सफाई से इलाज किया गया है। अब यह कोई समस्या नहीं है। बस यह इतना है कि सर्दियों की बीमारी अभी बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो चलिए गाइज, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइज, क्योंकि मैं वीडियो को कभी भी अपलोड कर सकती हूँ। थैंक यू गाइज।